हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा की स्ट्रेटजी और तैयारी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एमपीपीएससी ने जो 2019 की पीएससी थी उसकी प्री का रिजल्ट अभी परसों घोषित कर दिया है और इसमें लगभग 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, ये सभी छात्र छात्राएं बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेसिकली मुख्य परीक्षा की स्ट्रेटजी के संबंध में है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं वो 3 फेजेस में होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों, मैं अपने अनुभव आज आप सबके साथ साझा करूंगा और उन स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि उन्हें और अधिक मेहनत की जरूरत है जिनका किसी वजह से प्री में सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, मैं लंबे समय तक पीएससी की तैयारी से जुड़ा रहा हूं और मैंने कई ऐसे छात्रों को देखा है जो नॉलेज में, कंटेंट में, इंटेलिजेंसिया में बहुत अधिक ब्रिलियंट होने के बावजूद कई बार ऐसा हुआ कि प्री परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, इस परीक्षा का पैटर्न ही ऐसा है जो हमें हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। मींस आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं इस परीक्षा में आपके पेशेंस का टेस्ट होता है। तो दोस्तों, उन छात्रों से रिक्वेस्ट है कि निराश ना हो और हम और अधिक मेहनत के साथ में हम मेंस की तैयारी के साथ साथ प्री की तैयारी साथ साथ जारी रखें। और जो छात्र 2019 की परीक्षा की मुख्य परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे आज से ही यानी अभी से अपने जो स्टडीज हैं उन्हें टॉप लेवल पर रखें। जैसा कि हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं का सिलेबस एक विस्तृत सिलेबस होता है, तो जिसको पढ़ने के लिए हमें कुछ निश्चित समय की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि एक अनुभव के आधार पर मैंने देखा है कि यदि हम प्री परीक्षा के रिजल्ट से और मेंस परीक्षा के बीच में जो ड्यूरेशन है, यदि हम उस ड्यूरेशन के समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करें, तो ये निश्चित रूप से सत्य है कि आपका मुख्य परीक्षा में रिजल्ट हर हालत में पॉजिटिव ही होगा। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं मुख्य परीक्षा की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। हम एक एक मैटर पर बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पीएससी 2019 है उसकी मुख्य परीक्षा में जो सीट्स हैं वो लगभग अपने पास में 1700 सीट्स के आसपास रहेंगी। यानी दोस्तों, जो आज की डेट में 10,000 के लगभग बच्चे हैं उनमें से 1700 स्टूडेंट्स को मेंस परीक्षा में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, हमें एक ऐसी रेस में शामिल होना है जिसमें टॉप स्टूडेंट्स में से भी और बेस्ट स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। दोस्तों, जो आज का मेरा लेक्चर है उसका उद्देश्य है कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जो फुल प्रूफ हो और हमें मुख्य परीक्षा में हर हालत में सफलता दिलाए।
तो दोस्तों सबसे पहले हमें, जो मेरा मानना है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आपकी जुनून या इंटेंसिटी। मींस हमें सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन या टॉप पोस्ट पाने के लिए बिल्कुल जुनून के साथ लग जाना है। हमने जो मेहनत की, जिसकी बदौलत हमारा प्रीलिम्स सिलेक्शन हुआ, इस मेहनत को साकार देने का जो असली वक्त होता है वो मुख्य परीक्षा होता है। मैं हमेशा दोस्तों कहता रहता हूं, जब भी स्टूडेंट से बात करता हूं, कि प्री एक क्वालिफाइंग एग्जाम था, जिसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक टेस्ट या परीक्षण किया गया कि वो अब किसी परीक्षा में वास्तविक रूप से शामिल हो रहे होते हैं। और दोस्तों मेरा मानना हमेशा से ऐसा रहा है कि यदि आपने मेंस परीक्षा में एक हार्ड वर्क किया है तो कहीं ना कहीं ये हार्ड वर्क आपको इंटरव्यू में भी आपकी मदद करता है और आपके टॉप पोस्ट सिलेक्शन में हेल्प मिलती है। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, वो फेज है सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा। तो आपको इस परीक्षा के लिए अपने जुनून को प्रत्येक दिन सुबह से लेकर रात को सोने तक बरकरार रखना है और हमें इस इंटेंसिटी के साथ स्टडीज करनी है कि हर हालत में इस साल हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। दोस्तों हमेशा एक बात कही जाती है कि आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, हमेशा इसकी बात होती है कि कॉन्फिडेंस के साथ ही कोई भी एग्जाम में हम सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों आपको पता है, जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है, हमें कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमने स्टडीज की हुई होती हैं, यानी जो कंटेंट है वो हमने पूरा पढ़ रखा होता है। हम हमेशा से एक बात पर फोकस करें, फर्स्ट डे से, आज से ही हम सबसे पहले जो हमारे 6 पेपर होने वाले हैं मुख्य परीक्षा में, उन पेपर्स के सिलेबस को देखें, उस सिलेबस की एनालिसिस करें। सिलेबस में लिखे हुए हर बिंदु पर हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन का पेपर तैयार किया जाता है तो डेफिनेटली उस सिलेबस को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसी सिलेबस के आधार पर जो मुख्य परीक्षा का पेपर डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ने का मुख्य परीक्षा में, वो है सिलेबस, यानी सिलेबस के हर पॉइंट की एनालिसिस करना। अब सिलेबस के बाद मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों से कि सिलेबस के बाद जो सेकंड फेज है वो जो हमें देखना चाहिए, वो देखना चाहिए लास्ट 3-4 इयर्स के पेपर्स। जो पुराने पेपर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लास्ट 3-4 इयर्स के पेपर्स को यदि आप देखेंगे और आप एनालिसिस करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों जो नया परीक्षा पैटर्न है उसमें एक बात तो निश्चित है कि सिलेबस के हर पहलू को एग्जामिनर टच करता है, यानी आपको पेपर में इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको सिलेबस का हर पॉइंट पता होने पर ही हम पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों जो हमारा सिलेबस है और पेपर्स को देखने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी कि हमने हमारे सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्री परीक्षा में ही पढ़ ली हैं या हमने इन पर कमांड पा ली है। तो दोस्तों हमने इस तरीके से अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है, यानी मैं बात कर रहा हूं टाइम मैनेजमेंट की, कि जो सब्जेक्ट आपका आज स्ट्रांग है
उस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम डेडिकेट करना है और जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े से अभी कमजोर हैं उसे कितना टाइम डेडिकेट करना है। दोस्तों, जैसे जैसे हम समझते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स का पॉलिटी काफी अच्छा होता है और ज्यादातर बच्चों का उस पर कमांड होता है। मान लीजिए कि आपका पॉलिटी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो हम देखेंगे कि इस वाले सेक्शन पर जो सेकंड पेपर का फर्स्ट सेक्शन है, इसमें हम अपने टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से डिवाइड करें कि हमारा पॉलिटी में जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे और हमें उस टाइम उतना टाइम उसको डिवोट करेंगे और जो मैक्सिमम टाइम है जो वीकर सेक्शंस हो सकते हैं, जैसे बच्चों को साइंस टेक है या इकोनॉमी है, कई बच्चों को हिस्ट्री भी वीकर हो सकता है, तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा डिवोट करेंगे। लेकिन ये हमें इंडिविजुअली डिसाइड करना होगा कि हमें किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम डिवोट करना है। दोस्तों, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और मेरे स्टूडेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस अभी तक रहे हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सिलेक्शन या टॉपर बनने के लिए ये आवश्यक है कि हमें हर पेपर में लगभग बराबर नंबर चाहिए। मींस एवरेज जो मार्क्स आपको यदि लाने हैं तो हमें कोशिश करनी है कि आउट ऑफ 300 लगभग 190 से 200 मार्क्स हर पेपर में आने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं और हो सकता है उस पेपर में हमारे मार्क्स 220 230 तक आ जाए, लेकिन वो मार्क्स आ जाए अच्छी बात है, लेकिन वो मार्क्स हमारे किसी दूसरे पेपर को प्रभावित ना करें, इसको हमें एंश्योर करना होगा। सामान्यतः ये मनुष्य की टेंडेंसी होती है कि जो चीज उसे आती है उसमें वो ज्यादा समय व्यतीत करने लगता है। तो एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम हर सब्जेक्ट को, जो हमारा कमजोर सब्जेक्ट है, कमजोर सेक्शन है, उसमें हम बराबर फोकस करेंगे और टाइम डिवोट करेंगे, जिससे कि बेटर रिजल्ट हमें मुख्य परीक्षा में प्राप्त हो। दोस्तों, आफ्टर टाइम मैनेजमेंट एक मेरा रिक्वेस्ट और है, यदि मान लीजिएगा एग्जाम लगभग 70-80 दिन बाद होता है, तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमें डेली लगभग 10 आवर्स स्टडीज करना ही करना है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कहता है कि सिलेबस की जो वाइडनेस है, विस्तृत है, इस वजह से यदि हम उसको कम समय डिवोट करेंगे तो हम कंटेंट को प्रॉपरली कवरेज नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि मिनिमम 10 घंटे स्टडी करना है। तो दोस्तों, जो लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए 10 घंटे समय निकालना आसान होता है, पर मित्रों, ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब करते हुए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। उनके लिए डेफिनेटली 10 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन टफ होता है, बट उन्हें कैसे भी इसे मैनेज करना है और मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन स्टडीज को देना है। दोस्तों, आफ्टर टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम पहलू है उस पर ध्यान देने की बात है, वो है बुक्स, नोट्स या मैगजीन्स। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लगभग सभी बुक्स का कंटेंट एक जैसा होता है। आप एक बार डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सी बुक आपको किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है और उस बुक या नोट्स को आप देख लीजिए। सिलेबस के सारे पॉइंट वो बुक या नोट्स कवर करता है। जो पॉइंट्स उसमें कवर नहीं है वो इंटरनेट के माध्यम से या किसी अन्य नोट्स के माध्यम से उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा और फाइनली उसी बुक या नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है। मैं हमेशा अपने जब क्लासेस लेता था तो बच्चों को बोलता था
कि हमें हमेशा स्टडीज को अपने रिलीजियस ग्रंथों की तरह लेना चाहिए। जैसे हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सुंदरकांड कई बार पढ़ते हैं, तो जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो बार बार आपके दिमाग में और कॉन्सेप्ट खुलते जाएंगे। सेम इन बुक्स या नोट्स के साथ होता है। तो यहां पर चीजों को समझने के लिए आप उनका बार बार स्टडीज करें, लेकिन इसके लिए आपको मटेरियल एक ही डिसाइड करना होगा। एक टॉपिक पर एक बुक से, एक नोट से पढ़ना है। मैं इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए इकोनॉमी का कुछ मटेरियल आपको एक स्पेसिफिक बुक या नोट से मिल गया। कुछ कंटेंट आपको लगता है कि ये अप टू द मार्क इस बुक या नोट्स में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको दूसरे बुक या नोट्स से ले लेंगे, लेकिन उस कंटेंट को सिर्फ उस पर एड ऑन करेंगे। और जिस टॉपिक के लिए आपने किसी स्पेसिफिक बुक या नोट्स को पढ़ रहे हैं, फिर उसको बार बार पढ़ेंगे। इसके बाद हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे पास यदि 70-80 डेज होते हैं, पर डे 10 आवर्स भी लेंगे तो 800 आवर्स के करीब एग्जामिनेशन के लिए हैं। तो हम 800 आवर्स को, स्टडीज को पूरे तन मन से करना है। मतलब आप उसमें डूब जाएं, जिसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट आपके दिमाग तक पहुंच जाना चाहिए। और इसके लिए मेरा हमेशा से एक सजेशन है कि हमारे दिमाग के अंदर एक विजिलेंस होता है। विजिलेंस मींस, ये स्टडीज से यदि हम देखते हैं तो हमने पाया है कि 40 मिनट्स के लेक्चर्स रखे जाते थे कॉलेजेस में, अभी भी रखे जाते हैं। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि जो हमारा विजिलेंस है, शुरू के 35 से 40 मिनट बहुत शार्प होता है। हम चीजों को बहुत तेज गति से ग्रास्प कर रहे होते हैं इस ड्यूरेशन में, लेकिन 35 से 40 मिनट के बाद हमारा दिमाग और ध्यान भटकने लगता है। तो ये मेरा अनुभव है, मैं शेयर कर रहा हूं कि हमें आफ्टर 35 मिनट्स एक ब्रेक लेना चाहिए, 1-2 मिनट का। ये सजेशन आप चाहें तो फॉलो करें, और नहीं तो इसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो यदि 35 मिनट्स के बाद हम 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से स्टडी करते हैं, तो हमारी जो ग्रास्पिंग क्षमता है वो और अधिक हो जाएगी, और हम 35 मिनट्स के लिए फिर से एनर्जी से होंगे। और इसे कंटिन्यू अपन को करते रहना है अप टू 10 आवर्स की स्टडीज, या जो हमारा टारगेट है उस दिन का, उसको रीच न कर लें तब तक। तो दोस्तों, उस जो 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे उसमें आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन मोबाइल देखना अलाउ नहीं रहेगा। दोस्तों, जो मनोरंजन के साधन हैं वो कई बार हमारे समय को बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, चूंकि हमारी परीक्षा नजदीक है, इसलिए हमें पूरे समय को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिवोट करना है। तो एक ये सजेशन है। इसके साथ हमें डेली के टारगेट्स बनाने होंगे कि आज हमें इतना अचीव करना ही है। किसी भी कंडीशन में आज इकोनॉमी के 3 चैप्टर तैयार करने ही करने हैं। जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं डेली, लेकिन टारगेट के साथ में। दोस्तों, यदि हम इस मटेरियल और स्टडी के तरीके के अलावा नेक्स्ट जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है राइटिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, मेंस की परीक्षा में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी राइटिंग स्किल्स, यानी लेखन शैली। आपने जो लिखा है वही टीचर पढ़ेंगे और उसी के आधार पर एग्जामिनर आपको नंबर देंगे। दोस्तों, यहां ये समझने की बात है कि आपने कुछ भी पढ़ रखा है और यदि आप उसे प्रॉपर वे में नहीं लिख पाते हैं या नहीं लिखते हैं या टाइमली पेपर नहीं सबमिट करते हैं या टाइमली पेपर में सारी चीजों को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए मेरा एक सजेशन है, अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, ऑल्दो मैंने जीवन में कभी नहीं कर पाया, पर मैं हमेशा मेरे बच्चों ने किया और अच्छा रिजल्ट भी हमेशा मिला।
हमें डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना है। मींस डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना है। किसी भी हालत में हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमें डेली 2 घंटे लिखना है। आप इसको इस तरह समझिए, यदि मान लीजिए हम आज से अपनी तैयारी को जोर शोर से जारी कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज से 10 दिन बाद, यदि मान लीजिए आज हम नहीं लिखने की शैली में उतने परिपक्व हैं या लिखने के लिए हमें लगता है हमारा कंटेंट कमजोर है, तो आफ्टर 10-15 डेज आपका जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट तैयार कर लिए उस पर राइटिंग करने का प्रैक्टिस करना है। हर हालत में आपको डेली 2 आवर्स लिखना है। और जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो मेरा एक सजेशन है कि हम जो लिख रहे हैं उसके लिए एक शेड्यूल फिक्स करेंगे। कैसे? मान लीजिए 3 आवर्स का समय निकालना कई बार एक साथ बैठना टफ होता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पेपर है वो 2 पार्ट में होता है। शुरू के जो 3 पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें 2 सेक्शन हैं। तो इन सेक्शंस में से एक सेक्शन के लिए अपन 1 आवर 30 मिनट्स का टारगेट रखेंगे और हम पूरा पेपर, जो पेपर आता है, आप पुराना पेपर ले सकते हैं, अनसॉल्व पेपर ले सकते हैं या किसी कोचिंग का टेस्ट पेपर ले सकते हैं, और जो आपको लगता है आप खुद से बना सकते हैं, उस पेपर को आपको 1.5 घंटे में यानी 90 मिनट्स में 150 मार्क्स को अटेम्प्ट करना है। शुरू में आप देखेंगे कि आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कोई 140 का कर पा रहे हैं, कोई 120 का कर पा रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे धीरे धीरे हमारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी और हम लगभग पूरा पेपर कर लेंगे। दोस्तों, ये मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनको बहुत नॉलेज होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसका वजह यह कि उन नॉलेज को जो एग्जामिनेशन कॉपी है वहां पर उतार नहीं पाते हैं या लिख नहीं पाते हैं, और इसकी वजह हम सबकी जो आज की समय में जो हमारी स्टडीज हैबिट है कि हम लेट कर पढ़ते हैं या कहीं भी मोबाइल से देखकर पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, डेफिनेटली उनसे आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, आप कंटेंट के बारे में क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपको फाइनल वर्ड्स में जो लिखना है, सम अप करते हुए चीजों को, जिनसे एग्जामिनर के दिमाग पर ये पिन पॉइंट हो कि बच्चे को एक शानदार नॉलेज है और ये किसी भी चीज को प्रॉपर वे में कंक्लूड कर सकते हैं, वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा। और इसके लिए कोई 1 दिन की टेस्ट सीरीज, 2 दिन की टेस्ट सीरीज ये नहीं काउंट हो सकती। आपको डेली अभ्यास करना है। आज से शुरू करेंगे अपन। शुरू में टॉपिक वाइज ले सकते हैं जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, लेकिन आफ्टर 10 डेज मैं ये चाहता हूं कि यदि बच्चे एक सेक्शन का टेस्ट देंगे और पूरा 90 मिनट्स में 150 मार्क्स का टेस्ट देंगे तो उन्हें बहुत अधिक फायदा होगा। दोस्तों, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे फुल लेंथ टेस्ट की। वो आपको घर पे कर सकते हैं, किसी क्लासेस में कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो ये आपको राइटिंग स्किल्स पर बहुत अधिक फोकस करना है। दोस्तों, इसमें मेरा एक सजेशन है कि हम जो मुख्य परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, अपने सभी दोस्तों से अपने सारे रहस्य शेयर करेंगे और उनकी भी हेल्प लेंगे। मतलब हमने लिखा, यदि मान लीजिए कोई टीचर नहीं बहुत ध्यान दे पा रहा, तो आपको लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं और इनका नॉलेज काफी अच्छा, आप उनको अपने आंसर्स बता सकते हैं और वो आपको बहुत टॉप क्लास सजेशंस दे सकते हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन के दिन ये लगेगा ही नहीं कि एग्जाम हो रहा है और आप बहुत आसानी से चीजों को आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपका एग्जामिनेशन डे और उस दिन का टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं आज के समय में एक पेपर जो 3 घंटे का होता है उसमें
शुरू के 3 पेपर्स में 2 सेक्शंस में होता है। इनमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, आपको उस 3 घंटे के पेपर में करीब करीब 1 मिनट भी रुके बिना लिखते रहना है और ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो पॉइंट्स दूसरों से आपको बेटर साबित करें। जैसा कि हम एक सेक्शन के बारे में बात करते हैं, एक सेक्शन में जो 3 मार्कर हैं वो 15 होते हैं, यानी 15 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह 45 मार्क्स होते हैं। इसी तरह 6 मार्क के क्वेश्चन 10 होंगे, ये 60 मार्क्स के होंगे। और जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वो 15 मार्क्स के होते हैं। यानी आपको 28 क्वेश्चंस एक सेक्शन में करने हैं, यानी ओवरऑल 56 क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों, आपको यहां टाइम मैनेजमेंट स्पेशली एग्जाम ड्यूरेशन में बहुत अधिक महत्व रखता है। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी है, यदि हम फॉलो करेंगे तो हमें काफी सक्सेस मिल सकती है। हमारे पास एक सेक्शन के लिए 90 मिनट्स होते हैं। हम जो 3 मार्क के क्वेश्चन जो 15 है उनको 10 से 15 मिनट में फिनिश करेंगे। एज वो कितने नॉर्मली जो 15 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क के, उनके आंसर्स 1 वर्ड 2 वर्ड या 1 लाइनर होते हैं। तो आप उनमें आंसर सिर्फ उतने ही वर्ड्स में देने का प्रयास करेंगे, जिसे हम शॉर्ट एंड स्वीट कहते हैं। यानी 10 से 15 मिनट में हम 3 मार्क के क्वेश्चन खत्म करेंगे 45 नंबर के। दोस्तों, उसके बाद में जो अपने 6 मार्क के क्वेश्चन है 10, उनके लिए जो समय आप आवंटित करेंगे वो लगभग आपको 40 मिनट्स दे सकते हैं आप इसे। यानी हम जो 6 मार्क के क्वेश्चन है 10, उनको 40 मिनट्स डेडिकेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने लगभग 55 मिनट में 105 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया। और जो बचे हुए आपके 35 मिनट्स हैं, या 35 मिनट्स में एवरेज 12 मिनट्स पर क्वेश्चन को देते हुए जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। यानी लगभग आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 11 से 12 मिनट मिल जाएंगे। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन बड़े होते हैं, डेफिनेटली उनमें मार्क्स मिलने की संभावना भी ज्यादा होती है, लेकिन हमें टाइम मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा जो सेव करना है वो 3 मार्क्स करना है। ऑल्दो कुछ स्टूडेंट्स मेरे बोलते रहे हैं कि सर यदि अपन 15 मार्क को पहले करें तो कैसा रहे। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यदि हम लाइन से क्वेश्चंस करेंगे और उनमें प्रॉपरली डायग्राम, इक्वेशंस और मैप, यदि आप बहुत अच्छे ड्राइंग कर लेते हैं तो उनको बनाकर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम सेव होगा। और एग्जामिनर को यदि कॉपी चेक करने में आसानी है और वो खुश है कि आपने बहुत प्रॉपरली हर चीज को डिजाइन करके प्रॉपरली लिखा हुआ है और एक शानदार आंसर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपको आपके मनपसंद नंबर देंगे। तो दोस्तों, यदि हम यहां पर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए डेफिनेटली पहले से प्रिपेयर होंगे, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस यहां काम आएगी। साथ ही साथ हमें हर आंसर में आज के करेंट ओपिनियन को ऐड करना है। लेकिन आपको पता है, जब हम आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो करेंट की चीजें हैं वो आपको एड ऑन होती जाएंगी। जो सिचुएशंस हैं उन्हें हैंडल करने के लिए आपके पास अपने आप चीजें एड ऑन होती जाएंगी। तो प्रैक्टिस से ही चीजें हो पाएंगी। और जब हम किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम या मैप या इक्वेशंस या फ्लो डायग्राम्स के माध्यम से समझाते हैं तो उसमें समय की भी बचत होती है और एग्जामिनर को वो चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। तो दोस्तों, ये सेम पैटर्न सभी भी 3 पेपर्स में लागू कर सकते हैं।
कि हमारा टाइम सेव होगा और हम अच्छा परफॉर्म इन 3 पेपर्स में करेंगे। दोस्तों अभी 4th पेपर की जब बारी आती है तो वहां टाइम एक बड़ा फैक्टर नहीं रह जाता है, यानी हमें उस पेपर को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, बिकॉज उस पेपर में 3 मार्क के 15 क्वेश्चन होते हैं और 6 मार्क के भी 15 क्वेश्चन होते हैं। अब आपके पास में जो 65 मार्क का आता है वो आता है केस स्टडीज। जो शुरू के 3 पेपर हैं वो 300 नंबर के हैं। 4th पेपर 200 मार्क्स का है और आपको टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स मिला हुआ है। दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भले ही 4th पेपर 200 मार्क का है और बाकी पेपर्स 300 मार्क के हैं, लेकिन जो 4th पेपर है उसमें आप एक्स्ट्रा एज पा सकते हैं, आप अपने मार्क्स को ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा पेपर है ये। बस आपको ध्यान रखना है जो 65 मार्क्स की केस स्टडीज हैं, इनमें जो आपको आंसर राइटिंग करनी है वो इस तरीके से डिजाइन करनी है कि आपका आंसर उस सिचुएशन के बेस में सर्वश्रेष्ठ सॉल्यूशन हो या सर्वश्रेष्ठ सॉल्यूशन के करीब हो। तो दोस्तों ये 4th पेपर है, मैं आंसर राइटिंग का एक तरीका है, इसमें आपको केस स्टडीज पर विशेष फोकस करना है। इसके बाद में हिंदी का पेपर होता है और निबंध का पेपर होता है। दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो हिंदी का पेपर है वो डेफिनेटली उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और उसके लिए अभी से प्रॉपर तैयारी करना शुरू करना जरूरी है। दोस्तों जो हिंदी का पेपर है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से हमें, जब हम आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उस हिंदी के पेपर के लिए भी उचित समय डिवोट करते हुए हमें पूरे सिलेबस को कवर करना है और उसमें मैक्सिमम मार्क्स पाने की कोशिश करना है। आपकी जब रैंक आएगी तो डेफिनेटली ये हिंदी का पेपर और निबंध का पेपर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। निबंध के पेपर के लिए मेरा जो सजेशन होता है, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप निबंध के लिए कोई विशेष तैयारी न करते हुए अपने आप की नॉलेज को इतना डेवलप करेंगे कि निबंध आप अपने मन से लिखेंगे तो उसके जो विचार आएंगे वो आपके इंट्रिंसिक थॉट्स होंगे और डेफिनेटली वो एग्जामिनर पर एक अलग असर डालेंगे। उसके लिए जो कंटेंट डेवलपमेंट है, मेरा एक सजेशन है कि यदि आप किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल डेली स्टडी करेंगे तो आपके पास इतना कंटेंट अगले 70-80 दिन में हो जाएगा कि आपको किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो हमारे पीएससी मुख्य परीक्षा के एस्पायरेंट्स के लिए और जो भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं मुख्य परीक्षा का, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज से यानी अभी से हम अपनी तैयारी को एक तेज गति से एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ाएंगे और ये जुनून के साथ प्रण लेंगे कि हमें किसी भी हालत में इस बार एग्जाम को क्वालिफाई कर ही लेना है। दोस्तों यदि आपने अपने मन में ठान लिया तो कोई भी आपको इस एग्जाम से क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा शेयर करता हूं, यहां भी शेयर करूंगा कि हमें अपने आप को जिस दिन लग जाएगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। वो आपको कब लगेगा? जब आपने सबसे पहले जो पूरा कंटेंट है उस पर कमांड पा ली है और उस कंटेंट के सिलेबस जो है उसके एक एक कंटेंट को आपने तैयार कर लिया है। इसमें
इसके साथ साथ जो आपकी तैयारी को धार देगी वो होगी राइटिंग प्रैक्टिस।